सर बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक मसला है कि डेरिवेशंस भूल जाती हैं। अगर याद कर लो किसी भी तरीके से तो वो 1-2 दिन के बाद भूल जाती हैं। और अमूमन ऐसे होता है कि सारी डेरिवेशंस एक रात लगा के आप तैयार कर लेते हैं और मंथली टेस्ट जब होता है तो वहां पे वो भूल जाती हैं। और जब मंथली टेस्ट में भूल जाती हैं तो लाजमी तौर पर बोर्ड के पेपर्स में भी भूल सकती हैं। तो यहां पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? चाहे आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, फिजिक्स में आप फुल मार्क्स ले सकते हो। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह है कि सही तरीके से करेक्ट पैटर्न पर तैयारी करनी है। और आज से हम मिलकर ये कोशिश करेंगे कि फिजिक्स में 85 आउट ऑफ 85 आने चाहिए। और आपने अपने नोट्स के स्टार्ट में ये बात लिख लेनी है 85 आउट ऑफ 85, ताकि जब भी आप याद करने के लिए नोट्स खोलें तो आपको मालूम हो कि मैंने 85 आउट ऑफ 85 लेने हैं। आज से आपने लंबी लंबी डेरिवेशंस को देखकर घबराना नहीं है और बहुत ज्यादा सिलेबस को देखकर भी घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपका फिजिक्स टीचर आपके साथ है। तो आज इसे अपने साथ ये प्रॉमिस कर लो कि मैं फिजिक्स में फुल मार्क्स लूंगा। और इसके साथ साथ आज के बाद मैं कभी भी रट्टा नहीं लगाऊंगा, हमेशा समझकर पढ़ूंगा, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब आप रट्टा लगाते हैं तो वो रट्टा दूसरे दिन भूल जाता है, तीसरे दिन भूल जाता है, 1 हफ्ते के बाद भूल जाता है। लेकिन जब आप कंसेप्ट्स को समझेंगे तो फिर ये सब कुछ आपको कभी भी नहीं भूल सकता। देखो, किसी भी ह्यूमन माइंड में 2.5 पेटाबाइट्स डेटा स्टोर हो सकता है। जानते हो पेटाबाइट क्या है? देखो, 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट की इक्वल है और 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट की इक्वल है। 1 मिलियन जीबी का डेटा आ सकता है 1 पेटाबाइट में। इसका मतलब है कि 2.5 मिलियन गीगाबाइट डेटा स्टोर हो सकता है। आपके मोबाइल की स्टोरेज कितनी होती है? 64 जीबी, 128 जीबी, 256 जीबी हो जाती है, या आईफोन में आप 1 TB तक ले सकते हैं। मतलब इतनी मेमोरी होती है। देखो, आपके माइंड में कितना आ सकता है? 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स। और रोजाना आपके माइंड में 70,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। ये मैं कोई आइंस्टाइन के दिमाग की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल ह्यूमन माइंड की बात कर रहा हूं। तो फिर इस माइंड में फिजिक्स की इस छोटी सी बुक की डेरिवेशंस क्यों नहीं आ सकती? आज से मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि आपने इस इशू को किस तरह से सॉल्व करना है। आज से मैं आपके पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका और कंसेप्ट्स और डेरिवेशन को याद रखने का तरीका टोटली चेंज करने जा रहा हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको वो ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिनके जरिए आप फिजिक्स की तमाम डेरिवेशंस को बगैर भूले याद रख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि डेरिवेशन होती क्या है, डेरिवेशन कहते किसे हैं। देखो, डिराइव करना, किसी फार्मूला को निकालना, डिराइव करना, कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करके या कोई भी लॉ यूज करके हम किसी रिलेशन को डिराइव करते हैं तो वो कह देते हैं डेरिवेशन ऑफ दिस रिलेशन, डेरिवेशन ऑफ दिस रिलेशन। इस तरीके से देखो, डेरिवेशंस जितनी भी हैं वो या तो किसी फिजिक्स के लॉ से डिराइव होंगी या फिर दूसरा यह है कि किसी बेसिक फार्मूला से डिराइव होंगी। क्या होंगी? किसी भी बेसिक फार्मूला से डिराइव होंगी। यह बात तो बिल्कुल घोल कर पी लो। हमेशा जितने भी डेरिवेशंस है फिजिक्स में वो या तो किसी लॉ से डिराइव होंगी या फिर किसी भी बेसिक फार्मूला से डिराइव होंगी। अब हर आर्टिकल में आपने वो बेसिक लॉ तलाश करने की कोशिश करनी है। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रट्टा लगाते हैं। डेरिवेशन की फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है। अब फर्स्ट सेकंड तो लिख ली, अगर थर्ड लाइन भूल गई तो सारी की सारी डेरिवेशन भूल गई, यानी पूरी डेरिवेशन कोलैप्स कर जाएगी। तो इस तरह से आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इस डेरिवेशन में कौन सा बेसिक लॉ यूज कर रहे हैं या फिर कौन सा बेसिक प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। देखो, सिंपल डेरिवेशंस हमने की हैं, जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बला है? ये एक एक्सेलरेशन के फार्मूले से डिराइव होती है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। यही होती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, vf माइनस vi ओवर टी।
देखो ये बेसिक फार्मूला है ना, एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। क्या करना है, at इज इक्वल टू vf माइनस vi, यहां से vf को सेपरेट कर लो तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at हो जाएगा। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी कौन सी होती है, एवरेज वेलोसिटी, ऐसे ही लिखते हैं। s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है, एवरेज वेलोसिटी पहले अगर vi थी फिर vf हुई है, एवरेज का क्या मतलब है, दो नंबर्स की एवरेज निकालनी है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो। यहां पर दो वेलोसिटीज होंगी vi और vf, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई बाय t। इसी तरह से तो यहां से क्या करोगे, s इज इक्वल टू vi, vf की ये वाली वैल्यू पुट करोगे प्लस vi प्लस at डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। यहां से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2vi प्लस at ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय t। इसी तरह से लिखते हो। अब क्या करना है, इस 2 को इधर ले आओ, 2s हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर ब्रैकेट भी डाल लो तो क्या हो जाएगा 2vi प्लस at, साथ में t अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2vit प्लस at स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 को नीचे लाकर डिवाइड कर दो, s इज इक्वल टू 2vit ओवर 2 प्लस at स्क्वायर ओवर 2। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू 2 कैंसल, vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यही नहीं है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, मैं सिंपली बता रहा हूं कि किस तरह से बेसिक फार्मूला को यूज करके आप डेरिवेशंस करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यहां तक तो वही प्रोसीजर है जो कि सेकंड में है। इसी में क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन t की वैल्यू कहां से पुट करनी है, यहां से पुट करनी है। कैसे पुट करनी है, t इज इक्वल टू a, नीचे आ जाएगा vf माइनस vi ओवर a हो जाएगा। तो इसको उठा के आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। देखो मैं पुट करके दिखा देता हूं, s इज इक्वल टू vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, vf माइनस vi ओवर a है, तो vf माइनस vi ओवर a, यहां से 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, a को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2as इज इक्वल टू, यहां पर क्या बन रहा है, vi प्लस vf है, यहां पर vf माइनस vi है। इसको भी अगर मैं vf प्लस vi लिख दूं तो लिख सकता हूं vf प्लस vi इंटू vf माइनस vi। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या बन जाएगा, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। और इसी तरह से फिर ग्राफिकल मेथड में भी इजीली डिराइव हो जाती है। वो मैंने आपको सारा मेथड समझाया हुआ है ऑलरेडी लेक्चर्स में कि ग्राफ को आपने किस तरह से इंटरप्रेट करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है, सर इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आसान है, ये तो हम याद कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं, मसला कहां पर बनता है, सर जब डेरिवेशंस लंबी हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन। और पता है स्टूडेंट्स को कहां पे मसला बनता है, मसला बनता है इलास्टिक कुलियर इन वन डायमेंशन। देखो मैं जानता हूं स्टूडेंट्स को कहां पे मसला बनता है, इलास्टिक कुलियर इन वन डायमेंशन। सर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला आर्टिकल डेरिवेशन भूल जाती है, बर्नौलीज इक्वेशन वाला आर्टिकल इतनी लंबी सी डेरिवेशन है सर वो भूल जाती है। तो चलिए आज मैं ये वाले आर्टिकल्स भी क्लियर कर देता हूं कि किस तरह से आपने डेरिवेशन याद करनी है इलास्टिक कुलियर इन वन डायमेंशन के लिए, फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, बर्नौलीज इक्वेशन के लिए। बस ये वाला प्रिंसिपल याद रखना है। क्या याद रखना है कि या तो डेरिवेशन किसी बेसिक लॉ से की जाएगी या फिर किसी भी बेसिक फार्मूला से। जैसे यहां पर मैंने बेसिक फार्मूला यूज किया, ये भी बेसिक फार्मूला यूज किया। बेसिक फार्मूला को यूज करते हुए हमने क्या किया है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बेसिक लॉ को यूज करके इलास्टिक कुलियर इन वन डायमेंशन निकाल लेंगे, बेसिक लॉ को यूज करते हुए बर्नौलीज इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। तो किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले मेन असूल क्या है, सबसे पहले जो मेन स्टेप्स है वो क्या होते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसिडर करना होता है। किस तरीके से कंसिडर करना होता है, अब क्या लिखना है, लेट से आपके पेपर में आर्टिकल आ गया है कुलियर इन वन डायमेंशन वाला। कौन सी कुलियर, इलास्टिक कुलियर इन वन डायमेंशन, क्योंकि इन इलास्टिक वाला तो एक ही फार्मूला वो बड़ा आसान है। तो इलास्टिक कुलियर इन वन डायमेंशन, क्या क्वेश्चन आ गया है, इलास्टिक कुलियर इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन। मान लो आपको ये आर्टिकल भूल चुका है, पेपर में बैठे हुए हैं, याद किया था, पूरी रात लगा के रजिस्टर पे लिख लिख कर याद किया था, लेकिन फिर भी याद नहीं रहा। अब उसकी पता वजह क्या है, एक ही वजह है कि आपने रट्टा लगाया है,
आपने कंसेप्ट को नहीं समझा। तो मैं हमेशा हर लेक्चर में कंसेप्ट पर फोकस करता हूं। जब तक रट्टा लगाते रहोगे, मे भी पूरी बुक की डेरिवेशन मिला के 50 डेरिवेशंस बन जाए, तो 50 डेरिवेशंस का रट्टा लगाओगे। मैथ के क्वेश्चंस का क्या आप रट्टा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इस तरह फिजिक्स की डेरिवेशंस कभी कभी रट्टा नहीं लगा सकते। कंसेप्ट्स को समझना है। तो अगर पेपर में ये आर्टिकल आ चुका है इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, और उसकी वाली प्रॉपर स्टेटमेंट आ गई है कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कुलियन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कुलियन, जो कि मैंने आपको लेक्चर्स में बताई हुई है। मान लो आपको भूल गया आर्टिकल, याद भी है लेकिन कुछ कच्चा पक्का हो गया, कुछ सही तरीके से याद नहीं है, तो उस केस में आपने क्या करना है? इतना तो आपको याद रहेगा कि इलास्टिक कुलियन क्या होती है। देखो, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, तो आपको इतना कंसेप्ट लाजमी तौर पर याद रहेगा कि इलास्टिक कुलियन क्या होती है। बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि मैंने हर लेक्चर के स्टार्ट में आपको प्रॉपर गैजेट्स के जरिए समझाया है, कुलियंस करके दिखाई हुई है, एक प्रॉपर फिजिकल कंसेप्ट दिया हुआ है कि किस तरह से कुलियन होती है, और फिर इलास्टिक कुलियन का बेसिकली मीनिंग क्या है। तो अगर आपने लेक्चर्स को स्टार्ट से एंड तक बहुत ही गौर से सुना हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि आप 2 मरतबा सुने, 3 मरतबा सुने, 4 मरतबा सुने, 1 मरतबा पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुने, यानी फुली कंसंट्रेट करें, फुली फोकस्ड होकर सुने लेक्चर को, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। बस कुछ ना कुछ अगर याद हो गया है तो उसके बाद ये वाली ट्रिक लगा दो जो मैं बताने वाला हूं, इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कुलियन का मैंने आपको क्या बताया था? इलास्टिक कुलियन एक ऐसी कुलियन होती है जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अभी क्यों कंजर्व रहती है, कैसी रहती है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई हैं, प्रॉपर डेली लाइफ से एग्जांपल्स देकर के समझाई हुई है। यहां पर मैं जस्ट आपको ये बताने वाला हूं कि डेरिवेशंस को कैसे करना है। देखो, 2 चीजें कंजर्व रहती हैं, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम, और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। जब मोमेंटम कंजर्व रहता है तो फौरन से एक बात ध्यान में क्लिक करनी चाहिए कि हां, मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात कौन करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और दूसरी क्या बात होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है इलास्टिक कुलियन में। तो फिर पता चला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो लिख दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, सिंपल डेफिनेशन से मैंने ये दोनों पॉइंट्स निकाल लिए। मुझे डेफिनेशन मालूम थी, मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। वहां से मुझे पता चल गया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ कौन डील करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। सिमिलरली साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे बेसिकली इन दोनों लॉज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन वाले आर्टिकल को सॉल्व कर देंगे, पूरे का पूरा डिराइव कर देंगे। अभी मैं आपको ये लाइव डिराइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पेपर में है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, भूल चुका है, कच्चा पक्का हो चुका है, तो आपने क्या करना है? इसी पैटर्न को फॉलो करना है जो कि मैं बता रहा हूं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? अगर ये भी भूल चुकी है तो इसका भी तो सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। अब देखो, कुलियन का नाम आते ही ज़हन में क्या आता है? टकराना। कार्स क्या कर गए? कोलाइड कर गए। कोलाइड कर गई तो यहां पर हमने क्या ली हुई थी? बॉल्स ली हुई थी। आपको कुछ याद रहेगा कि बुक में बॉल्स वाली डायग्राम बनी हुई थी, बिल्कुल बनी हुई थी इस तरीके से। मान लो ये एक बॉल है, ये क्या है? दूसरी बॉल है। पहले ये मूव कर रही है, इन दोनों ने टकराना है। आपके ज़हन में क्या आता है? क्यों टकराएंगी? एक भी मूव कर रही है, दूसरी भी मूव कर रही है, तो लाजमी तौर पर ऐसा होना चाहिए कि पहली को जाकर दूसरे से कोलाइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी क्या है? v2 है, इसका मैस m1 है, इसका मैस m2 है। हम खुद सपोज कर रहे हैं कि इसका मैस m1 है, उसका मैस क्या है? m2 है। अब इन्होंने कोलाइड कर लिया। क्या कर लिया? कोलाइड कर लिया। कोलाइड करने के बाद ये ऐसे मूव कर रही है, m1 बॉल ऐसे मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। देखो, टकराई है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। मान लो चेंज होकर वो होगी v1 डैश, और साथ के साथ m2 इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई है, जो कि क्या हो चुकी है? v2 डैश। अब देखो, कंसीडर में क्या लिख देना है, क्योंकि आपको आर्टिकल तो भूला हुआ है। अब मैं बता रहा हूं खुद से कैसे लिखना है, कैसे लिख करके आप सही तरीके से मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि करेक्ट लिखेंगे तभी सही मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स तभी मिलेंगे। अब क्या करना है? कंसिडर 2 बॉल्स जो कि नॉन रोटेटिंग है, क्योंकि इलास्टिक कुलियन में जो हमने सिचुएशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि बॉल्स क्या होने चाहिए? नॉन रोटेटिंग, रोटेट करके नहीं जाने चाहिए, डायरेक्टली उसके साथ क्या करनी चाहिए? कोलाइड करनी चाहिए। तो किस तरह से लिखेंगे? कंसिडर 2 नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैविंग मैसेज m1 एंड m2। बस सिंपल इंग्लिश,
सिंपल इंग्लिश, बिल्कुल सिंपल वाली। कंसिडर टू balls हैविंग masses m1 एंड m2 एंड मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, क्योंकि यहां से नजर आ रहा है। Suppose both balls collide with each other and after collision the ball m1 has velocity v1 dash and the ball m2 has velocity v2 dash। इतना कंसिडर कर लिया। उसके बाद आपको ये भी तो याद है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अभी मैं बता चुका हूं। तो यहां पे फिर आपने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट लिख देनी है, सीधा सीधा लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कंजर्व्ड का क्या मतलब है? कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट रहने का यही मतलब है कि कोलिजन से पहले भी कांस्टेंट रहेगा, बाद में भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि जितना कोलिजन से पहले था इतने कोलिजन के बाद भी होगा। तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं मोमेंटम mv होता है, तो इस बॉल का मोमेंटम m1v1 प्लस इस बॉल का मोमेंटम m2v2 इज इक्वल टू इस बॉल का मोमेंटम m1v1 डैश प्लस इस बॉल का मोमेंटम m2v2 डैश। यही हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मान लो आपको लॉ की स्टेटमेंट नहीं आती, मैं बता रहा हूं कि आपने किस तरह से निकालनी है स्टेटमेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रह रही है, मतलब कि कांस्टेंट रह रही है, जितनी बिफोर कोलिजन थी इतनी आफ्टर कोलिजन है, इतना तो याद रहेगा। अब फिर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इसकी लिखेंगे, फिर इसकी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या है, हाफ mv², तो लिख दो हाफ mv²। इस बॉल की पहले लिखो m1v1 है तो m1v1² प्लस इस बॉल की लिखो हाफ m2v2² इज इक्वल टू, फिर कोलिजन के बाद वाला लिखो m1v1 डैश है तो हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश स्क्वायर, हाफ m2v2 डैश स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस आपने लिख ली। कैसे लिखी ये भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से खुद से सोच के लिख लेना है। अगर आपने लेक्चर को एक मर्तबा गौर से सुना हुआ होगा, जो आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाए हुए, क्योंकि मैंने आपको जितने भी आर्टिकल्स पढ़ाए हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाए हैं, साथ के साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए। वो इसी वजह से कंसेप्ट दिए थे कि अगर आपको कहीं पर कोई चीज भूल जाती है तो आप कंसेप्ट को समझते हुए उसको लिख पाए। ये दोनों इक्वेशन आपने लिख दी। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आगे ये लिख देना है। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आगे ये लिख देना है। अब मैं इसी को उठा के यहां पर एक मर्तबा के लिए लिख देता हूं। देखो अब यहां तक आपने दोनों लॉज की स्टेटमेंट तो लिख ली, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिख ली। कैसे लिखी ये आपको समझ आ चुकी है, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन भूला हुआ है। हम क्वेश्चन को भुला के चल रहे हैं, रात को याद करते रहे लेकिन अभी हमें याद नहीं है, अभी भूला हुआ है, तो भूला हुआ ही चल रहे हैं हम। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, बल्कि अभी ना कहो, थोड़ा आगे चल के कहते हैं। कभी वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ जाए किसी दूसरी इक्वेशन में तो फिर लिख देते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। मान लो कोई एक वैल्यू आपने पुट करनी है किसी इक्वेशन में, तो उसको फर्स्ट कह दो, नीचे लिख दो पुटिंग वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ v1 इन फर्स्ट इक्वेशन, v2 इन फर्स्ट इक्वेशन या इक्वेशन 1। यहां पर अब क्या करना है, देखो यही दो इक्वेशंस हैं, इन्हीं को लेकर के हमने निकालना क्या है, इस आर्टिकल में हमारा टारगेट क्या है। देखो अगर चाय बनानी है, आपको पहले मालूम होता है इतनी चीनी डालनी है, इतना दूध डालना है, इतना पानी डालना है, इतनी पत्ती डालनी है। तो आप क्या करते हैं, इतनी अमाउंट डालते हैं, उसके बाद आपके पास क्या आता है, फाइनल रिजल्ट। अब वो अमाउंट आपको किसने बताई है, आपको कैसे समझ आएगी वो अमाउंट कितनी डालनी है। मान लो आपने अननोन क्वांटिटी ऑफ टी बनानी है, तो आप एक अंदाजा लगाएंगे कि इतना सब कुछ सही रहेगा। वो अंदाजा आपके माइंड में कैसे आया, बिकॉज यू नो द टारगेट। आपको टारगेट मालूम है कि इतनी शुगर होनी चाहिए, चाय का इतना कलर होना चाहिए, इस तरीके का जायका होना चाहिए, तो आप उस हिसाब से डाल लेते हैं। तो यहां पर डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आपको टारगेट मालूम होना चाहिए कि आपने करना क्या है। देखो इस डेरिवेशन का टारगेट क्या है, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का क्या टारगेट है, v1 डैश v2 डैश की वैल्यूज निकालनी है, यही टारगेट है। पेपर में पूछता है कि वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन फाइंड करके दिखाओ, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के केस में v1 डैश और v2 डैश फाइंड करके दिखाओ, v1 डैश और क्या करके दिखाओ, v2 डैश की वैल्यूज फाइंड करके दिखाओ। तो अब इन दो इक्वेशंस को यूज करना है। देखो मैथ का एक प्रिंसिपल तो आपको याद होगा, अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, 9th-10th में आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है, 8th क्लास में भी अब तो है इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफरेंट मेथड्स है, क्रैमर रूल का मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। लेकिन मैट्रिसेस वाली साइड पर हम नहीं जाएंगे, सिंपल मेथड यूज करेंगे जो कि ऑलरेडी हमने एक लेक्चर में किया हुआ है। यहां पर क्या फाइंड करना है, v1 डैश v2 डैश फाइंड करना है।
तो v1 डैश v2 डैश फाइंड करने के लिए पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए, टू वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो लाजमी तौर पर दो इक्वेशंस होनी चाहिए। दो इक्वेशंस तो आ चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि जब दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन्स हैं तो हम इन दो इक्वेशंस को यूज करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अब करना जस्ट यही कुछ है कि सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करते हुए जो कि आपने मैट्रिक में पढ़ी है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इस वैल्यू को निकालना है। चलो अब सॉल्व करते हैं। मान लो आपको इक्वेशन सॉल्व करना भी नहीं आ रहे, पेपर में बैठे हुए कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आई नो। बाद वक्त जैसे एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स बैठते हैं तो नर्वस हो जाते हैं कि यार जैसे सब कुछ भूल चुका है, अब तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। तो उस केस में हमने क्या करना है, सबसे पहले कंफर्ट जोन में रहना है। कंफर्ट जोन में कैसे रहेंगे? व्हेन यू पीपल हैव कॉन्फिडेंस, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो उस केस में आप कंफर्ट जोन में रह सकते हैं। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस इस मेथड से आएगा जो कि मैं सिखा रहा हूं आपको। तो यहां पर फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, v1 डैश इसमें भी है, v1 डैश इसमें भी है। अब एक तरीका तो यह है कि मैं यहां से v1 डैश निकाल के यहां पर पुट करूं तो इस इक्वेशन में से v1 डैश खत्म हो जाएगा, v2 डैश की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। लेकिन देखो यहां पर ये स्क्वायर भी है, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से बचना भी तो है, वरना बार बार स्क्वायर्स ओपन करते रहोगे कहां से कहां निकल जाओगे। तो बेहतर यह है कि पहले इनके साथ कोई ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि ये स्क्वायर उड़ जाए किसी तरीके से। फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को किस तरह से लेंगे? देखो अगर मैं इस इक्वेशन में से m1 वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लूं तो इक्वेशन थोड़ी छोटी नहीं हो जाएगी? क्योंकि आपने ये देखना है कि इक्वेशंस किस तरीके से रिड्यूस हो रही है, किस तरीके से सिंप्लीफाई हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं लेता हूं, इस वाली इक्वेशन को, m1 v1, इस m1 v1 डैश को इधर ले आओ, माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश इधर ही रहने दो, m2 v2 डैश माइनस m2 v2 हो जाएगा, इसको इधर लेकर आओ तो माइनस m2 v2। यहां पर क्या करोगे? कॉमन ले लोगे, m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। समझ आया यहां तक? बस सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसमें भी ऐसे ही कर लो कि m1 वाली टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लो, m2 वाली एक साइड पे कर लो, जिस तरह यहां पे किया है। हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म इधर ले आओ, हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसी तरह से हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इस साइड से भी 1/2 कॉमन ले लूं और इस साइड से 1/2 कॉमन ले लूं, ले सकता हूं, और फिर इस साइड वाला और इस साइड वाला 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली ऐसा ही होगा, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? अब आपने सेंटेंस अंदर खुद ही लिख लेने हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 यहां पे लिख देना, यूजिंग इक्वेशन 1 यहां पे लिख देना, यूजिंग इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि यहां पर मैं आपको दरमियान वाले सेंटेंसेस नहीं बता रहा, जस्ट डेरिवेशंस को याद रखने की ट्रिक्स बता रहा हूं। तो क्या करेंगे, यहां से 1/2 को उड़ा देंगे, m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। इसी तरह से लिखेंगे। अब क्या करना है, दिस इंप्लाइज दैट m1 को कॉमन ले लो, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसी तरह से होगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहीं पर रखूं और ये वाली जो इक्वेशन है इसको नीचे लाकर डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं अपनी आसानी के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइडिंग, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो डिवाइडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 लिख दीजिए, इक्वेशंस 1 एंड 2। यानी सिंपल सिंपल इंग्लिश लिखनी है। यहां पर क्या लिख दोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 2। अगर इनको 1 और 2 कह रहे हो, अब मैंने यहां पर इनको 1 और 2 कहा है तो मैं ये लिख रहा हूं। किस तरह से लिखेंगे, देखो m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन लिख देंगे m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश डिवाइडेड बाय m2 v2 डैश माइनस v2। इसी तरह से लिखेंगे। देखो m1 कैंसिल, m2 कैंसिल, कुछ भी कैंसिल करना है किसी भी तरीके से कैंसिल करे जाओ, फाइनल रिजल्ट किसी न किसी तरीके से आ जाएगा। और आ ही जाता है, या मेथड लंबा हो जाएगा या मेथड छोटा हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट तक पहुंच ही जाओगे अगर मालूम है आपको कि फाइनल रिजल्ट कौन सा होगा। यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रिलेशन में लगा सकता हूं, फार्मूला जो है मैथमेटिक्स वाला। तो क्या लिखूंगा, v1 माइनस v1 डैश इंटू v1
प्लस v1 डैश, यही हो जाएगा। तो v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v2 इंटू v2 डैश प्लस v2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यही जो बच्चा है लिखते हैं v2 डैश माइनस v2। अब क्या हो जाएगा कि इसमें से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ रही है, इसी तरह ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में सेम आ रही है। बाकी क्या बचाएगा, v1 प्लस v1 डैश, यही बचेगा v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2 डैश प्लस v2। यहां तक समझ आ गई। इक्वेशंस को जस्ट सिंप्लीफाई किया है, जस्ट रिड्यूस किया है सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करते हुए, इतना कर ही लोगे आप लोग। अब यहां पर इस तरह से करो कि डैश डैश वाली आपस में इकट्ठी कर लो, दूसरी आपस में इकट्ठी कर लो। किस तरह से, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। अब यहां पे इक्वेशन को जरा गौर से देखो, इसको और अरेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे यहां पे v1 माइनस v2 है, यहां पर भी अगर v1 डैश माइनस v2 डैश कर दिया जाए हो सकता है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v1 डैश माइनस v2 डैश, लेकिन साथ में बाहर क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा v1 डैश माइनस v2 डैश। तो ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। प्रूव दैट द रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो उसमें आपने क्या करना है, जस्ट यही कुछ तो लिखना है। जस्ट क्या करना है, यहां पर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम देना है, इसको 2 नाम देना है, फिर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाला आ जाएगा, इसको आप 3 नाम दे देंगे। देन यहां पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। सिमिलरली मैंने यहां पर 1 2 लिखा, आप 3 4 लिख देंगे, इसको प्रोसीड करके यहां तक ले जाएंगे, आखिर में वही क्वेश्चन से उठाकर सेंटेंस लिख दें। दिस प्रूव्स दैट द रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। दैट्स इट। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। लेकिन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि v1 डैश और v2 डैश फाइंड करके दिखाओ। अभी हम इस आर्टिकल के दरमियान में पहुंचे, हमारा टारगेट क्या था, v1 डैश और v2 डैश फाइंड करना। टारगेट आपने याद रखना है, और हर आर्टिकल में मैंने आपको टारगेट बताया हुआ है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप टारगेट को साथ के साथ लेकर चलेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि आप क्या डिराइव करें और किस तरह से डिराइव करना है। अब मैंने क्या करना है, v1 डैश और v2 डैश। अब मेरे पास इक्वेशन 1 है, 2 है, यहां पर इसको मैं 3 कह देता हूं, इक्वेशन 3। अब 1 में भी v1 डैश भी है, v2 डैश भी है, 2 में भी v1 डैश है, v2 डैश भी है, इस तरह 3 में v1 डैश भी है, v2 डैश भी है। मैं 1 2 3 इन दोनों में से कोई सी भी 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वेरिएबल्स 2 फाइंड करने हैं। अब जो मुझे इक्वेशंस आसान लगेगी मैं उन 2 को सिलेक्ट करूंगा। देखो इसमें स्क्वायर है, अगर मैं यहां पर फाइंड करूंगा तो मुझे स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, लिहाजा 2 को मैं छोड़ रहा हूं, मैं 1 और 3 को लेकर चलूंगा। इक्वेशन 1 और 3 को यूज करते हुए सिंपल मैथमेटिक्स को लेकर के मैं सॉल्व करूंगा। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। अब अगर यहां से मैं v2 डैश की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर सकता हूं बिल्कुल। तो इक्वेशन 3 से आप इस तरह करें कि v2 डैश की वैल्यू निकाल लें। v2 डैश इधर ही अगर रहेगा तो ये माइनस v1 डैश उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस v1 डैश। तो मैं उसको इधर लिख रहा हूं, v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश, यही बन जाएगा। इस v2 डैश की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर वही इंग्लिश लिखनी है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v2 डैश इन इक्वेशन 1, m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश, m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू अब v2 डैश की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश, साथ में क्या आ जाएगा माइनस v2। अब क्या करना है, m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस m1 v1 डैश, क्योंकि अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, v1 डैश और v2 डैश फाइंड कर रहे हैं। यहां पर पूरी इक्वेशन में देखिए v2 डैश खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने v2 डैश की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दी है, v1 डैश रह चुका है। अब आपने करना इस तरह से है कि v1 डैश वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेना है, जैसे भी करें कोई भी मेथड फॉलो करके v1 डैश वाली टर्म्स को एक साइड पे करना है। देखो पहले मैं ये ब्रैकेट्स को खत्म करूंगा ताकि मेरे पास टर्म्स सेपरेट हो जाए, तो मैं ब्रैकेट्स को खत्म कर रहा हूं, इज इक्वल टू m2 इंटू v1 v2 दो मरतबा है, माइनस v2 तो क्या हो जाएगा माइनस टू v2 प्लस v1 डैश। पहले ब्रैकेट्स खत्म कर रहे हैं, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v1 माइनस 2m2 v2 प्लस m2 v1 डैश। v1 डैश फाइंड करना है तो v1 डैश वाले टर्म्स एक साइड पे कर लो, इधर माइनस m1 v1 डैश है, इधर प्लस m2 v2 डैश है,
तो मैं अपनी आसानी के लिए इस माइनस को उधर लेके जाऊंगा, प्लस बना दूंगा, क्योंकि प्लस वाली टर्म के साथ डील करना काफी आसान होता है। तो m1v1 इसको इधर ले आओ, माइनस m2v1 इसको इधर ले आओ, प्लस 2m2v2 इज इक्वल टू, अब इसको उधर लेकर जाओगे तो क्या होगा, प्लस m1v1 डैश, m1v1 डैश, साथ में ये टर्म आ जाएगी प्लस m2v1 डैश। अब यहां पर देखिए v1 डैश वाली टर्म्स एक साइड पर हो चुकी हैं, तो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। m1 माइनस m2 v1 वाली टर्म्स जो उनको कॉमन ले लीजिए, प्लस 2m2v2 इज इक्वल टू, यहां से v1 डैश को कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2 इंटू v1 डैश। अब यहां से इस तरह करेंगे, साइड्स को एक्सचेंज कर दें, क्या करें, साइड्स को एक्सचेंज करें। यहां पर किस तरह से करेंगे, m1 प्लस m2 इंटू v1 डैश, क्योंकि जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड पर रखते हैं, तो साइड्स को एक्सचेंज कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 इंटू v2। अब यहां से v1 डैश को फाइंड कर लो। दिस इंप्लाइज दैट v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 नीचे लाकर डिवाइड कर रहे हैं, साथ में v1 रह जाएगा प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय, ये m1 प्लस m2 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, m1 प्लस m2, साथ में क्या होगा v2। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर ये v1 डैश और v2 डैश है, नहीं v1 डैश v2 डैश नहीं है, ये सिंपली v1 और v2 है, कुछ बुक्स में मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर आपने इसको v1 और v2 लिखना है, डैश नहीं लिखना, क्योंकि डैश की वैल्यू हम फाइंड करें, v1 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है वेलोसिटी आफ्टर कूलिंग की, तो ये हमने वो वाली वैल्यू फाइंड कर दी है। तो ये एक रिलेशन तो निकल कर आ चुका है, वो बड़े वाला रिलेशन जो आपको याद करना मुश्किल लगता है, तो मैं तो आपको स्टार्ट से कहता हूं कि याद ना करो, रट्टा ना लगाओ, कंसेप्ट को समझो। अब v1 डैश की वैल्यू निकालेंगे, यहां से यहीं से क्या करेंगे, v1 डैश की वैल्यू निकालेंगे, उसको उठा के इधर पुट करेंगे तो v2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी, चलो वो भी पुट करके देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। यहां से क्या करो, v1 डैश की वैल्यू निकालो, v1 डैश को मैं इधर लेकर आ रहा हूं दूसरी साइड पे ताकि ये प्लस का हो जाए, v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश इसी तरह से रहेगा, v2 डैश, और ये दोनों टर्म जब उधर जाएंगे तो माइनस v1 प्लस v2, माइनस v1 प्लस v2। अब क्या करना है, इस v1 डैश की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में लगा देनी है। सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या करेंगे, यहां पर सेंटेंस लिख देंगे, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ v1 डैश इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में लगा दो m1 इंटू v1 माइनस m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश की वैल्यू आपने लगानी है, तो यहां पर ये लगा दीजिए v2 डैश माइनस v1 प्लस v2। अब देखो क्योंकि ये बाहर माइनस था, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहां से ये ब्रैकेट रिमूव होगी तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2 डैश माइनस v2। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर आपको v1 डैश नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आप ठीक चल रहे हैं। जब भी आपने वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, आपको इक्वेशंस गिवन होती हैं, तो आप पुट करके देखें क्या वो वाली टर्म खत्म हुई है जो आपको नहीं चाहिए। अगर खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब है आप ठीक जा रहे हैं, अगर वो टर्म एलिमिनेट नहीं हुई तो इसका मतलब है आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। अब यहां से आगे किस तरह सॉल्व करेंगे, v2 डैश वाली टर्म्स को एक साइड पर कर देंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स खत्म करनी पड़ेंगी, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, m1 इंटू इंप्लाइज डालते जाइए साथ के साथ, m1 इंटू v1 प्लस v1, ये कितना हो जाएगा, 2v1 हो जाएगा, तो लिख दीजिए 2v1, साथ में क्या है माइनस v2 डैश, और यहां पर माइनस v2 इसी तरह से। दिस इज इक्वल टू m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, m2 v2 डैश माइनस m2 v2 हो जाएगा। यहां से दिस इंप्लाइज दैट 2m1 v1 माइनस m1 v2 डैश माइनस m1 v2 इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2, यही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, डैश वाली टर्म्स जो v2 डैश वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे करना है, तो किस तरह से करेंगे, 2m1 v1 जो सिंपल है उनको एक साइड पे रखें, यहां पे माइनस m1 v2 इसी तरह से रहेगा, और ये वाला जो m2 v2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या रह जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस m1 v2 डैश को, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस m1 v2 डैश, और यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लस m2 v2 डैश प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, v2 डैश वाली टर्म्स एक साइड पर की है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2m1 v1
अब यहां से आप V2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस M1 प्लस M2 इंटू V2, देखो माइनस भी हमने साथ ही रखा है, बाहर नहीं लिया, इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V2 डैश। इसी तरह से फर्दर सॉल्व करेंगे, 2M1 V1 प्लस यहां से क्या लिख सकते हैं, M2 माइनस M1, तो लिख दीजिए M2 माइनस M1 इंटू V2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V2 डैश। साइड्स एक्सचेंज करें, उसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, M1 प्लस M2 इंटू V2 डैश इज इक्वल टू 2M1 V1 प्लस M2 माइनस M1 V2। दिस इम्प्लाइज दैट यहां से M1 प्लस M2 को उधर ले जाएं तो क्या निकलेगा, V2 डैश इज इक्वल टू 2M1 अवर M1 प्लस M2 V1 इसी तरह से प्लस M2 माइनस M1 इसी तरह से डिवाइडेड बाय M1 प्लस M1 प्लस M2 इंटू V2। तो देखो V2 डैश की भी बड़ी वाली वैल्यू निकल कर आ चुकी है। यही आपको बहुत मुश्किल लगती थी, मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स को ये वाली डेरिवेशन मुश्किल लगती है, तभी मैंने इसी डेरिवेशन को पिक किया है कि जो रूल्स मैं आपको समझाऊंगा वो मैं आपको मुश्किल तरीन डेरिवेशंस पर लगा के दिखाऊंगा। क्लास 11 में मेरे ख्याल में इससे मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, बाकी सारी बड़ी आसान डेरिवेशन है। तो ये वाली डेरिवेशन थी, इसमें क्या करना था, V1 डैश V2 डैश फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर लिया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए आपको पेपर में भूल चुका है, तो हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है खुद से, थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो ये इजीली सब कुछ हल नहीं हो गया। अब यही वैल्यूज आपकी बुक पर निकली हुई हैं, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब कि 5 मार्क्स तो आपको मिल गए, यहाँ से पूरे के पूरे 5 मिल गए। अगर यहाँ तक होता फिर भी 5 मिल जाने थे, अगर क्वेश्चन में पूरा पूछा हुआ है यहाँ तक लिखेंगे फिर भी 5 नंबर मिल जाएंगे। तो डेट्स इट, यहाँ तक आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जिनमें आपको डिफिकल्टी होती है। आई नो कि आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में मसला बनता है, किसमें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में, और दूसरा किसमें बनता है, बर्नौलीज इक्वेशन में। देखो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में तो मसला बनना ही नहीं चाहिए, उसमें जस्ट आपने क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है बाय वेरिएबल फोर्स, क्योंकि वहां पर फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वो वेरी होती जाती है, तो आपने क्या करना है, वेरिएबल फोर्स वाला लेक्चर अगर आपने सुना हुआ होगा तो उसके रूल्स को अप्लाई करके जस्ट आपने छोटे छोटे पार्ट्स के लिए वर्क डन को फाइंड करके ऐड करना है। जैसे ही आप उन छोटे छोटे पार्ट्स के लिए वर्क डन को ऐड करेंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकल कर आ जाएगा। उसमें एक छोटी सी टेक्निक है कि आपने R² को R1 R2 पुट करना है, और वो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो जस्ट आपने क्या करना है, उन सारे छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करके, जिस तरह वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हम करते हैं, ऐड करके क्या करना है, फाइनल रिजल्ट निकाल लेना है। फाइनल रिलेशन क्या आएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का U इज इक्वल टू माइनस GMM/R, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहां पर बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी रूल आपने वही याद रखना है कि डेरिवेशन या तो किसी बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होगी या फिर किसी लॉ पर बेस्ड होगी। दोबारा से वही पॉइंट यहां पर लिखते हैं, या फिर किसी लॉ पे, या बेसिक प्रिंसिपल, या बेसिक फार्मूला पर। अब देखें बर्नौलीज इक्वेशन का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में 7 से 8 मरतबा बताया था कि फ्लूइड्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर आपने ये बताना हो कि फ्लूइड्स में एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है तो वो बर्नौलीज इक्वेशन से पता चलेगा। अब टारगेट क्या है हमारा, बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करना। और बर्नौलीज इक्वेशन को मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसकी यही मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब जब आपको ये टारगेट याद होगा, देखो ये टारगेट याद करना कोई मुश्किल नहीं है, इसको याद करने की प्रॉपर ट्रिक भी मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में बताई हुई है। अब यहां पर आपने बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक लॉ को यूज करते हुए यहां तक पहुंचना है, यानी आपको अपना डेस्टिनेशन मालूम है, आपने यहां से चलना स्टार्ट करना है, यहां पर पहुंचना है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस तरीके से यहां पर पहुंचते हैं, इस तरीके से पहुंचते हैं, सीधा पहुंचते हैं, यहां पर आपकी मर्जी है। अब आपको डेस्टिनेशन मालूम है, यू हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन। और कौन सा फंडामेंटल लॉ यूज करके आपने इक्वेशन डिराइव करनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्लूइड्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि हमने बर्नौलीज इक्वेशन की डेरिवेशन में लिखा था वो क्या था कि जो वर्क डन होगा वो यूज होगा किस किस में, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में, काइनेटिक एनर्जी के चेंज में। यानी कुछ इस तरह से नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
देखो यही बेसिक प्रिंसिपल है जो कि इसमें यूज होता है, जो कि बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस लॉ को यूज करते हुए आपने इस रिलेशन को क्या करना है, डिराइव कर देना है। अब आप लोग क्या करते हो, लाइन बाय लाइन याद करते हो डेरिवेशन को। डेरिवेशन को लाइन बाय लाइन याद नहीं करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंसिडर अ पाइप ऑफ वेरिइंग क्रॉस सेक्शन एंड फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू इट। इस तरीके से याद करोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं याद रहेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बर्नौलीज इक्वेशन वाले लेक्चर में बताया था कि जो कंसिडर दिस एंड दैट ये सब कुछ लिखना होता है, ये अपने डायग्राम से लिखना होता है। जब आप डायग्राम बना लेंगे तो कंसिडर दिस, सपोज दिस, लेट अस अज्यूम या लेट v1 एंड v2 विद द वेलोसिटीज, ये जो सब कुछ लाइंस हैं ये लिखना बहुत ही आसान हो जाएगी। आपने डायग्राम पर फोकस करना है। डायग्राम के जरिए किस तरह से लिखना है ये ऑलरेडी मैं आपको इस लेक्चर में बता चुका हूं। यहां पर इस लेक्चर में मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने डेरिवेशन किस तरीके से करनी है। देखो बेसिक लॉ ये वाला यूज करोगे और इस इक्वेशन को डिराइव करोगे। अब करना क्या है, सबसे पहले नेट वर्क डन निकालना है। नेट वर्क डन को फाइंड करके यहां पर पुट करना है। साथ में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यहां पे पुट करना है। चेंज क्या होता है, चेंज जहां भी होगा फिजिक्स में उसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होगा, हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। काइनेटिक एनर्जी का चेंज का ये मतलब है। अब पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का क्या मतलब है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1। अब करना क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पर ये एक्सप्रेशन लगाना है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर ये लगाना है। यहीं से आपके पास क्या आ जाएगी, बर्नौलीज इक्वेशन आ जाएगी। नेट वर्क डन को फाइंड करना तो कोई मुश्किल नहीं है। देखो फिर आपने डायग्राम को याद करना है। क्या याद करना है, डायग्राम को। डायग्राम में क्या था, एक पाइप था, वेरिइंग क्रॉस सेक्शन का पाइप, कुछ इस तरीके का पाइप था, यानी कि कुछ इस तरीके का पाइप था। यहां पर ये इसकी एक एंड थी और ये क्या थी, दूसरी एंड। कुछ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमने क्या किया था, यहां पर कंसिडर किया था इस तरीके से। यहां पर ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमने कंसिडर किया था और फिर कुछ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमने यहां पर कंसिडर किया था इस तरीके से। और यहां पे हमने कहा था कि इसके पीछे जो लिक्विड है वो इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। मान लो वो प्रेशर P1 है और इसके आगे यहां पर जो लिक्विड है वो इस पे प्रेशर इस तरफ एक्सर्ट करेगा, यानी यहां पर क्या है, P2 है। फिर हमने क्या लिखा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यही लिखा था। F इज इक्वल टू PA लिखा था। अब यहां से आपने क्या करना है, यहां पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रही है उसको भी लिख लेना है, फिर यहां पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया लग रही है उसको भी लिख लेना है। यानी कि F1 इज इक्वल टू P1 A1, यहां पर एरिया क्या है, A1 है। F2 इज इक्वल टू P2 A2, इस तरीके से हो जाएगा, यहां के लिए A2 है। और फिर हमने वर्क का सिंपल सा रिलेशन यूज किया था, W इज इक्वल टू FD, और उसको कुछ इस तरीके से लिखा था। यानी यहां पर अगर इस तरफ से कंसिडर करेंगे तो फ्लूइड इस तरफ ही मूव कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुई है लेट से डेल्टा x1 वो भी इस तरफ हुई है, और यहां पर ये जो डेल्टा x2 है ये भी इस तरफ हो रही है क्योंकि फ्लूइड मूव इस तरफ कर रहा है। यहां पर वेलोसिटी v1 थी, यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी। यहां पर फिर हमने d की जगह पर डेल्टा x1 पुट किया, f की जगह पर f1 पुट किया तो W1 निकल कर आ गया। उसके बाद यहां पर क्या किया था, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट थे तो माइनस FD हो गया था, माइनस F2 डेल्टा x2, F1 और F2 की वैल्यूज पुट की थी। उसके बाद क्या किया था, W1 प्लस W2 फाइंड कर लिया था और उसको इधर पुट कर दिया था। इतनी सी बात थी और वहां से बर्नौलीज इक्वेशन निकल कर आ गई थी। अब आपने करना क्या है, आपने लेक्चर्स को स्टार्ट से एंड तक गौर से सुनना है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपने ढूंढना है कि हमने कौन सा फंडामेंटल लॉ यूज किया है या कौन सा बेसिक फार्मूला यूज किया। देखो वर्क डन का बेसिक फार्मूला है W इज इक्वल टू FD। इसमें अब क्या ही रॉकेट साइंस है, W इज इक्वल टू FD cos थीटा है। अगर cos थीटा की बात करेंगे यहां पर तो इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है, फोर्स भी इधर ही लग रही है। cos 0 बनेगा वो 1 की इक्वल हो जाएगा। यहां पर क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, cos 180 बनेगा -1 हो जाएगा। एक वर्क डन पॉजिटिव होगा इधर वाला, उधर वाला वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। उन दोनों को प्लस करके आप नेट वर्क डन फाइंड कर लेंगे। आप लोग क्या करते हैं कि डेरिवेशन को रट्टा लगाते हैं। जब तक डेरिवेशन को रट्टा लगाएंगे तब तक आपको वो नहीं याद होगी। आपने बेसिक लॉ ढूंढना है, बेसिक फार्मूला ढूंढना है, और मैं हर लेक्चर में आपको प्रॉपर्ली गाइड करता हूं कि इसमें कौन सा बेसिक लॉ, बेसिक फार्मूला यूज करना है।
अब एक्चुअली होता क्या है, स्टूडेंट्स के माइंड में एक्चुअली वो थिंकिंग ही बिल्ड नहीं होती, वो जस्ट क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं और वो ये सोचते ही नहीं है कि हम इस डेरिवेशन में एक्चुअली कर क्या रहे हैं। यहां पर हम ये बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो इसको डिराइव करने में कौन सा बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक लॉ यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, स्टार्ट से एंड तक रट्टा लगा लेते हैं। जब रट्टा लगाएंगे फिर आपको क्या मालूम होगा कि इसमें कौन सा बेसिक लॉ, बेसिक फार्मूला है। मैं हर लेक्चर में कंसेप्ट पर जोर देता हूं और कंसेप्ट को ही लेकर मैं आपको बेसिक लॉ और बेसिक फार्मूला बताता हूं जो कि आपने यूज करना है। देन उसके बाद टारगेट बताता हूं कि आपने अचीव क्या करना है, यानी डेरिवेशन में आपने फाइंड आउट क्या करना है। तो उस बेसिक लॉ या उस बेसिक फार्मूला को यूज करके आप फाइनल रिलेशन को निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर बेसिक लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें वैल्यूज पुट की, क्या आ गया, बर्नौलीज इक्वेशन आ गई। बस बर्नौलीज इक्वेशन तो यही कुछ थी। तो फाइनली यहां पर फिर आपको क्या समझ आया कि किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है, बेसिक लॉ ढूंढना है, बेसिक प्रिंसिपल जो कि उसमें यूज हो रहा है। फिर आपको टारगेट मालूम होना चाहिए कि आपने कौन सा टारगेट अचीव करना है, कौन सा रिलेशन आपने डिराइव करना है। फिर उस बेसिक लॉ, उस प्रिंसिपल को यूज करते हुए सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स परफॉर्म करें तो फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद जब आप इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन और बर्नौलीज इक्वेशन वाले लेक्चर सुनेंगे तो फिर आपको एक्चुअली फील होगा कि किस तरह से लेक्चर को सुनना है, फिर किस तरह से आर्टिकल को प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेक्चर को भगा भगा के सुनते हैं, जंप कर करके सुनते हैं। कुछ 1.25x पे सुनते हैं, कुछ 1.5x पे सुनते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो 1.75x पे सुनते हैं और कुछ तो इतने ज़हीन फतीन हैं कि वो 2x पर भी लगा के सुनते हैं। तो भाई इस स्पीड पे आपको क्या समझ आएगा, ये माइंड है, इसमें जो एंटर होगा वो धीरे धीरे एंटर होगा। कंसेप्ट पर फोकस करें। अगर एक मर्तबा आप लेक्चर को गौर से सुन लेंगे तो वहां पर आपके कंसेप्ट मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आर्टिकल को याद करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है और डेली लाइफ से एग्जांपल्स देकर के आपको समझाया है कि इस आर्टिकल का फिजिकल मीनिंग क्या है, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। और हर डेरिवेशन में मैंने साथ के साथ आपको बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक लॉ बताया है, बेसिक फार्मूला बताया है जिसको हम यूज करके कोई भी रिलेशन डिराइव करते हैं। तो अब आपने जब भी डेरिवेशन तैयार करनी है तो सबसे पहले आपने क्या फोकस करना है कि बेसिक लॉ कौन सा यूज हो रहा है, बेसिक फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, और उसके बाद आपने किस तरह से मैथमेटिकल स्टेप्स करने हैं और फाइनल स्टेप तक पहुंचना है। जब आर्टिकल अच्छे तरीके से तैयार हो जाए तो फिर एक मर्तबा खुद को समझाने की कोशिश करो। जिस तरह मैं आपको पढ़ाता हूं, जिस तरह से मैं आपको पूरे का पूरा लेक्चर डिलीवर करता हूं, इसी तरह एक मर्तबा खुद को समझा दो तो ये आर्टिकल आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और कोशिश किया करो कि जो डेरिवेशंस की प्रैक्टिस है ये मॉर्निंग टाइम पे करो तो फिर लंबी देर तक याद रहेगा, कम भूलेगा, फिर भूलने वाला काम कम होगा। मॉर्निंग टाइम पे डेरिवेशन को याद करो। बाकी जो रट्टा लगाना है वो शाम को लग सकता है, इवनिंग टाइम पे लग सकता है, आराम से लग सकता है, रात को भी लग सकता है। लेकिन जो डेरिवेशंस है, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मॉर्निंग टाइम पे बहुत ही अच्छे से याद रहते हैं। फाइनली आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।